हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी के पास चीन की तैयारी, खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने दी है बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब यूक्रेन ने रूस पर कर दी है एयर स्ट्राइक, ऑयल डिपो पर रॉकेट से बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर इस मामले में रूस को पीछे धकेलेगा चाइना। यूक्रेन युद्ध से हथियार के सौदागर कूट रहे हैं चांदी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पैगंबर पर टिप्पणी मामले में दोस्तों कूदे इमरान खान। पाकिस्तान सरकार से कहा भारत के साथ उत्पाद बैन करो। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पैगंबर विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री से मिले प्रधानमंत्री मोदी जी। बताएंगे दोस्तों कैसा रहा इनका बातचीत। और साथ ही बताएंगे जहां पर अलकायदा को अब नरोत्तम मिश्रा ने दी है बहुत बड़ी नसीहत और बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां सुलझ गई सिद्धू मूसेवाला मर्डर की मिस्ट्री। बताएंगे दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सिद्धू मूसेवाला पर। और दोस्तों साथ में आपको बताएंगे जहां नुपुर शर्मा को हमने भेड़ियों के झुंड की तरफ धकेल दिया। जी हां दोस्तों, उमा भारती का सबसे बड़ा बयान बताएंगे आपको क्या है। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी के पास चीन की बड़ी तैयारी, खतरे की घंटी। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, एलएसी के समीप चीन का बुनियादी ढांचा स्थापित करना खतरनाक। अमेरिकी कमांडर ने जताई है भारत को लेकर बहुत बड़ी चिंता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन की गतिविधियों के बारे में ऐसी बात कही है दोस्तों, और बताई है जो कि वाकई में चिंता का सबब बन सकती है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में एलएसी के पास इस तरह से चीन का निर्माण करना खतरे की घंटी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूएस आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स एस फ्लिन ने कहा कि जिस स्तर पर जाकर चीन गतिविधियां कर रहा है वे आंख खोलने वाली हैं। पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड में किया जाने वाला निर्माण वाकई में खतरनाक है। किसी को सवाल पूछना चाहिए कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है और उनका उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिकी जनरल 4 दिन के दौरे पर भारत आए थे दोस्तों। उन्होंने आर्मी चीफ मनोज पांडे जी से भी मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी सैन्य सहयोग पर बात भी हुई। बता दें आपको कि चीन तिब्बत में लंबे समय से निर्माण कर रहा है और लगातार इसे अपग्रेड करके अपने सुरक्षा के इंतजाम के अनुकूल बना रहा है दोस्तों। मिलिट्री ऑपरेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि सीमा के मामले में कई तरह के सवाल हैं, जो भी मतभेद हैं उनका हल निकलना जरूरी है। बातचीत के जरिए ही हल निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना की इस गतिविधियों को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आखिर चाइना चाहता क्या है? क्या फिर एक बार अपना हाल बुरा करवाना चाहता है चाइना? दोस्तों क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पहली बार जब दोस्तों भारत ने जवाब दिया था तो अपने 40 सैनिकों के मौत को दोस्तों छिपाता हुआ चाइना फिर रहा था। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या एक बार फिर से चाइना यही चाहता है? बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर यूक्रेन ने रशिया पर कर दी है एयर स्ट्राइक, ऑयल डिपो पर रॉकेट से किया है हमला। जी हां, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। जी हां, यूक्रेन और रशिया के बीच जंग थमने की बजाय अब और तेज होती दिखाई दे रही है दोस्तों। रशिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने उसके देश में घुसकर हमला किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर तक आकर तेल डिपो पर अटैक किया है। रशिया का यह दावा ऐसे समय में आया है जब एक्सपर्ट्स ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो खुद अपने इलाकों पर कुछ अटैक दिखावे के लिए करा सकता है और यूक्रेन पर आरोप मढ़ सकता है। रूसी अधिकारी याकेस्लाव ग्लाडकोव ने कहा कि यूक्रेन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए ये अटैक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने कहा कि उसने बेलगोरोद शहर में 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर घुस
घुस आए और उन्होंने S-8 रॉकेट्स के जरिए अटैक किया रूस का दावा यदि सही है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस में किसी देश ने एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने जिस तेल डिपो पर अटैक किया है उसका संचालन रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, और इस अटैक में कंपनी के 2 वर्कर घायल हुए हैं। इसके अलावा आसपास के काफी लोगों को वहां से निकाला गया है ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां यूक्रेन युद्ध से हथियार के सौदागर कूट रहे हैं चांदी, खरबों कमाएगा अमेरिका। जी हाँ, रशिया को पीछे धकेलेगा चीन। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले ने वैश्विक हथियार उद्योग के अच्छे दिन ला दिए हैं दोस्तों, और हथियार के सौदागर चांदी कूटने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया के कई देश जो अपने रक्षा बजट को काफी कम करके रखे हैं वो सैन्य संसाधन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जिन देशों में ऐतिहासिक रूप से जैसे जापान और जर्मनी रक्षा खर्च को अभी तक मामूली रखे हुए थे वो हथियार बजट को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं रूस से अधिकांश हथियार खरीदने वाले देश अब उसकी विश्वसनीयता और भविष्य की डिलीवरी पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी हार रूस को मिल रही है दोस्तों तो रशिया को विस्थापित करने वाला देश चाइना है। हाल के वर्षों में चीन ने विश्व हथियार निर्यात बाजार में अपनी हिस्सेदारी 4.6% कर लिया है और चीन अब फ्रांस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ी खबर, लेकिन रशिया अपने आप को जरूर संभालेगा। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पैगंबर पर टिप्पणी विवाद में कूदे अब इमरान खान। पाकिस्तान सरकार से कहा कि भारत से संबंध तोड़ो, उत्पाद बैन करो। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी के विवाद में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कूद पड़े हैं। दोस्तों, इमरान खान टिप्पणियों की निंदा करते हुए उन्होंने शहबाज यानी पाकिस्तान सरकार से भारत के साथ संबंध तोड़ने, उत्पाद पर बैन लगाने और कठोर रूप अपनाने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार को अरब देशों का अनुसरण करना चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार को भारत से संबंध तोड़ लेने चाहिए, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को इमरान खान ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ता की ओर से घृणित हमला किया है दोस्तों, और उनकी कड़ी निंदा की है और मोदी सरकार पर जानबूझकर भारत में मुसलमानों के प्रति उत्तेजना और नफरत की नीति का पालन करने का आरोप लगाया है, जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को उकसाना भी शामिल था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आहत करने वाली टिप्पणी की निंदा भी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब इमरान खान ने मोदी सरकार की जमकर दोस्तों आलोचना की है और भारत के साथ संबंध तोड़ने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, इमरान खान को और पाकिस्तान को एक बात समझ में नहीं आती है और वो बात ये है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते तोड़ लेगा यानी कि उत्पादों पर बैन लगा देगा तो भारत कौन सा पाकिस्तान को मनाने जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या सोचता है, भारत को लेकर क्या विचारधारा रखता है, क्योंकि भारत की अब विदेश नीति काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है दोस्तों और वर्ल्ड में सबसे टॉप की विदेश नीति है भारत की। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों तो ये बात कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और थैंक यू मोदी जी कहना मत भूलिएगा और साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पैगंबर विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी जी, सदियों पुराने संबंधों पर हुई चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात किया है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सदियों पुराने संबंधों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम एशियाई देशों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मुलाकात के बाद पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा है कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों के और विकास पर उपयोगी चर्चा के लिए विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हुई। हमारे संबंधों ने दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ पहुंचाया और क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा दिया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत से बदला लेने की धमकी पर बोले
नरोत्तम मिश्रा, कहा अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान मामले में अब आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत से बदला लेने की धमकी दी है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आतंकी संगठन अलकायदा ने दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश को दहलाने की धमकी दी है दोस्तों। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आतंकी संगठन की धमकी का जवाब दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की इस बात का समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और अलकायदा को आप क्या कहना चाहते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन ने श्रीलंका की मदद के लिए भारत की जमकर तारीफ, कहा हम इस मसले पर आपके साथ यानी भारत के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन ने श्रीलंका के सबसे खराब वित्तीय संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत की तारीफ की है दोस्तों। चीन ने बुधवार को कहा है कि भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए भरपूर प्रयास किया, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस दौरान उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की टिप्पणी का भी खंडन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा था कि बीजिंग ने अपना रणनीतिक ध्यान पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया से हटा लिया है। इस पर चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कहा है कि ये क्षेत्र अभी भी उसकी प्राथमिकता बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बीजिंग में कहा कि हमने ये भी देखा है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार करते हैं। जब द्वीप राष्ट्र सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा था तो कई देश उसकी मदद करने में झिझक रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और अन्य देशों की मदद करने में हम भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ हैं। हम इन विकासशील देशों को इस स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान में इस वक्त के बाद शादी पर लगा बैन। जी हाँ दोस्तों, मेहमानों को ज्यादा खाना दिया तो लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, 10 बजे तक अब पाकिस्तान में निपटानी होगी शादी। शनिवार को मिलेगा ऑफ। पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, शहबाज काट रहे हैं जनता की जेब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने रात 10 बजे के बाद शादी समारोह पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध बुधवार से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ शादी में आए मेहमानों को केवल एक डिश परोसने की अनुमति दी जाने की खबर है दोस्तों। इस नए प्रतिबंध के संबंध में जल्द ही एक गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी दोस्तों। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, पाकिस्तान की कितनी बदतर हालत होती जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सरकार की अकड़ दोस्तों कम होती नहीं दिखाई दे रही और बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से भारत के खिलाफ इनके बयान होते हैं दोस्तों, इनको अपना देश नहीं दिखाई दे रहा है, कहां जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी शहबाज शरीफ को लेकर बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पैगंबर मोहम्मद के बयान को लेकर मुस्लिम देशों के आगे ना झुके भारत कहने वाले डच सांसद का नया बयान सुर्खियों में। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर अरब और इस्लामिक देशों के गुस्से के बाद बुधवार को आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जहां पर नुपुर शर्मा को समर्थन देकर चर्चा में आए नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गिर्ट विल्डर्स ने इस धमकी को लेकर एक और नया बयान दिया है दोस्तों। डच सांसद ने भारतीयों से कहा है कि अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकियों के सामने नहीं झुके क्योंकि ये संगठन बर्बरता को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अलकायदा जैसे आतंकियों के सामने ना झुके भारत, ये बर्बरता के प्रतीक हैं। अलकायदा और तालिबान ने सालों पहले मुझे हिट लिस्ट में डाल दिया था। एक सबक, आतंकियों के सामने कभी मत झुको, कभी नहीं। आपकी क्या राय होगी इनको लेकर बताइएगा जरूर। इनके कहने को आप कितना सही मानते हैं दोस्तों, और अगर वाकई सच मानते हैं तो थैंक यू जरूर कह दीजिएगा आप लोग गिर्ट विल्डर्स को। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर पैगंबर और आयशा की हदीस गलत है तो हटा दो, पाकिस्तानी पत्रकार ने नुपुर शर्मा का खुलकर किया समर्थन। एक और बहुत बड़ी खबर दोस्तों, तमाम विरोध के बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है। बयान का विरोध करने वाले पाकिस्तान में पत्रकार का ये समर्थन सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तान के पत्रकार तहा सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में कहा कि 9 साल की उम्र में आयशा के मोहम्मद से शादी करने को लेकर सत्यापित हदीसों का हवाला देने के लिए मुस्लिम नेताओं को बीजेपी और नुपुर शर्मा पर हमला करने के बजाय अगर ये सच नहीं है तो साथ मिलकर इसे बुखारी से मिटा देना चाहिए ताकि कोई भी मोहम्मद पर बाल विवाह का आरोप या मजाक ना उड़ा सके। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान में बोली जर्मन विदेश
विदेश मंत्री कहा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीर मुद्दे के समाधान में निभा सकते हैं अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक रचनात्मक दृष्टिकोण और विश्वास बहाली के उपाय संबंधों में सुधार और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बेयरबॉक ने पाकिस्तान की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। एक सवाल के जवाब में जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुरूप कश्मीर मुद्दे के समाधान का समर्थन करती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर वियतनाम के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 3 दिवसीय वियतनाम यात्रा के पहले दिन राजधानी हनोई में रक्षा मंत्री जनरल फाम वान गियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोस्तों इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे उपयोगी विचार विमर्श के बाद हमने 2030 तक के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी के संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को और विस्तारित करने के लिए प्रभावी और व्यवहारिक पहल पर व्यापक चर्चा की है। दोस्तों हमारा घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पर गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन नहीं हटा तो हो सकता है बड़ा नुकसान, सरकार कर रही है विचार। जी हाँ, भारत जल्द ही लगभग 1.2 मिलियन टन गेहूं के निर्यात यानी एक्सपोर्ट की मंजूरी दे सकता है। दोस्तों दरअसल भारत सरकार ने पिछले महीने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से बंदरगाहों यानी पोर्ट पर काफी मात्रा में गेहूं फंस गया था। अब सरकार बंदरगाहों पर जमा हुए गेहूं को साफ करना चाहती है, जिसके लिए वो 1.2 मिलियन टन गेहूं बाहर भेजने के लिए अनुमति दे सकती है। भारत सरकार ने 14 मई को एक बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन से अनाज के निर्यात में सहयोग करेंगे, पर हमारे ऊपर लगे प्रतिबंध पहले हटने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि उनकी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों से निकलने वाले अनाज भरे शिप्स को सुरक्षित रास्ता देगी। लावरोव ने कहा कि हम तुर्की की मध्यस्थता के साथ की ही सहयोग को आगे बढ़ाना चाहेंगे। गौरतलब है कि रूसी विदेश मंत्री इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं। उनके दौरे से पहले ही कई देश रूस और यूक्रेन युद्ध को दुनिया में महंगाई की वजह बता चुके हैं। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहां पर ईरान में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन के पटरी से उतरने में 10 लोगों की हुई मौत, 50 से ज्यादा हुए जख्मी। जी हां दोस्तों, ईरान में बुधवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। दोस्तों बुधवार सुबह ईरान में एक पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन के पटरी पर से उतरने की वजह से कम 10 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये ट्रेन हादसा देश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक शहर में हुआ। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहां पर GSAT-24 इंडिया का अपना इंटरनेट सबसे सस्ती 5G 6G स्पीड, एलोन मस्क को लगा तगड़ा झटका, टूल किट चलाने वालों का धंधा हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के खिलाफ विदेशों में बैठकर टूल किट तैयार करने वालों के धंधे पर ताला लगने वाला है दोस्तों। तो वहीं इंटरनेट और DTH के आम उपभोक्ता की चांदी होने वाली है दोस्तों। इसी साल के अंत तक 5G और 6G जैसे हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस शुरू होने वाली है, क्योंकि इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा लिए हैं दोस्तों। इसके लिए टाटा और एयरटेल की OneWeb जैसी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों टाटा को 100% लीज के साथ GSAT-24 इसी महीने 22 जून को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब अपना भारत भी इंटरनेट के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर सुलझ गई सिद्धू मूसेवाला मर्डर की मिस्ट्री, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई है मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिस लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से पूछताछ चल रही थी दोस्तों। अब पुलिस ने उससे इस मामले का मास्टरमाइंड बता दिया है। ये भी जानकारी दी है कि इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मूसेवाला की हत्या की तैयारी काफी
समय पहले ही कर ली गई थी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस मुक्त की बात पुरानी कांग्रेस लुप्त की तरफ बढ़ चुका है देश। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार प्रहार कांग्रेस पर। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को दावा किया है कि पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी सरकार बनाएगी, यानी भाजपा सरकार बनाएगी। कोलकाता पहुंचे नड्डा ने इस दौरान तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि बिहार से लालू प्रसाद यादव का राज खत्म होगा, यूपी से मुलायम सिंह यादव जाएंगे, देश कांग्रेस मुक्त होगा, लेकिन बीजेपी ने ये करके दिखा दिया है। इस दौरान उन्होंने पहली बार कांग्रेस लुप्त शब्द का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, क्या सच में कांग्रेस अब लुप्त हो गई है? बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नुपुर शर्मा को हमने भेड़ियों के झुंड की तरफ धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, उमा भारती का नया बयान आया है। बता दे, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के विरोध झेल रही नुपुर शर्मा के बचाव में अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती सामने आई है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नुपुर को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं वो ठीक नहीं है। किसी को जान से मारने या फिर सर कलम करने की धमकी देना इस्लाम के खिलाफ है। इस मामले में अच्छे मुस्लिम नेताओं को सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर के तरीके को गलत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हुई नफरत की राजनीति ने काफी कुछ नकारात्मक प्रभाव डाला है। वर्तमान में नुपुर के मामले जैसा विरोध इसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से पीएम बने हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर एकजुटता पैदा की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नफरत फैलाई गई उससे पार पाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले पर 1 करोड़ का इनाम भीम सेना का ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जीभ को काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। किसी और ने नहीं बल्कि भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने। जी हाँ दोस्तों, वो भी बुधवार को। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और ऐसे विवादित और भड़काऊ बयान देने के लिए दोस्तों इनको क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि किसी को न्याय देना या फिर किसी को सजा देना दोस्तों वो कोर्ट का काम है, सरकार का काम है दोस्तों, लेकिन नेताओं की इस तरीके के बयानबाजी दोस्तों शोभा नहीं देते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हिमाचल में चुनाव से पहले बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, 2 निर्दलीय विधायक भाजपा में हुए शामिल। सीएम बोले बढ़ेगी ताकत। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। 2 निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों, बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की मौजूदगी में ये दोनों निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में देहरा से जनप्रतिनिधि होशियार सिंह और जोगिंदर नगर से विधायक प्रकाश राणा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन भी आप लोग जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर किसानों के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा फैसला, 17 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, कैबिनेट ने बुधवार को ये फैसला लिया। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार में दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल जो तय किया गया है कि लागत प्लस 50%, उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ खाते में जा चुका है। फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि बजट भी बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपए हो चुका है। हमारी सरकार ने बाकी कई फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लेकर आई है। बीमा से सिंचाई तक हर कदम पर सशक्तिकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों सरकार के इस फैसले का आप लोग समर्थन करेंगे, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार
लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।